तो बाजार में आज हम देखेंगे अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन बाजार में उथल पुथल हो रही है। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 100 अंक नीचे आके कारोबार कर रहा है और आप देखेंगे इस वक्त जो गिरावट है करीब 80 अंकों के आसपास की है। 25,885 के आसपास तक के स्तर आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स को देखेंगे तो 26,070 के लेवल हैं। इसका मतलब कि कैश में और फ्यूचर के प्राइस में डिफरेंस है। फ्यूचर्स के प्राइस ऊपर है, करीब 75-80 अंकों के आसपास का प्रीमियम हम देख रहे हैं निफ्टी फ्यूचर में। इस बीच एल&टी को लेकर एक खबर आ गई है कि 1,000 करोड़ से लेकर 2,500 करोड़ रुपए के रेंज में कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर बुक ऑलरेडी काफी सॉलिड है, करीब 6 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है एल&टी की। और उसमें इंटरनेशनल अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें रेवेन्यू की, करीब 50% के आसपास धीरे धीरे करके हो गया है। कल नतीजे भी आएंगे और नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि शेयर हल्की सी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन शो में आगे बढ़ने से पहले आपको जरा बता देते हैं कि कल वायदा के शो में हमारे एक्सपर्ट्स ने जो आपको रणनीति बताई थी उनका प्रदर्शन किस तरह का रहा है, जरा इसकी चर्चा पहले कर लेते हैं। अक्षय भागवत थे हमारे साथ कल के मेहमान और उन्होंने अशोक लेलैंड को खरीदने की सलाह दी थी। कल अशोक लेलैंड के शेयर में हमने अच्छी तेजी देखी, करीब 5% के आसपास की। मझगांव डॉक उन्होंने खरीदने के लिए कहा था, 3% के आसपास की तेजी हमने मझगांव डॉक के शेयर में देखी। और फेडरल बैंक भी उनकी लिस्ट में शामिल था। तो फेडरल बैंक में भी लोगों के पैसे बने हैं। ये रिपोर्ट कार्ड है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो पैसे आपके बन रहे हैं। आज की कमाई कराने से पहले जरा बाजार पर फिर से नजर डाल लेते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक 58,000 के नीचे आ गया है और उसकी वजह यह कि आईसीसी बैंक में कमजोरी है, करीब 1.25% के आसपास की। एक्सिस बैंक कमजोर हो रहा है और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि एचसीएल टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये तमाम शेयर हैं जो बाजार पर दबाव बनाने काम कर रहे हैं और इसी के चलते निफ्टी भी आपको 100 अंक नीचे दिखाई देगा। फिलहाल अगर हम इंडाइसेस को देखेंगे तो इंडाइसेस में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो कमजोर है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल का खेमा है और उसके पीछे पीछे आईटी, दोनों में करीब 1% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा रियल एस्टेट, एफएमसीजी, फाइनेंशियल स्टॉक्स भी आज बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि इंडेक्स में आपकी रणनीति आज के सत्र में क्या होनी चाहिए और आज आपके लिए पैसे कहां पर बनेंगे। अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। रत्नेश जी, ये निफ्टी में फ्यूचर्स में जो हम प्रीमियम देख रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये इंडिकेट ये कर रहा है कि बाजार का जो अंडरटोन है वो काफी ज्यादा अभी बुलिश है और जो मौके आ रहे हैं बाजार में, जो गिरावट अगर आ रही है इंट्राडे में, क्या इसको बाइंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को, सुप्रभात, नमस्ते। नहीं, बिल्कुल जैसे सुबह मॉर्निंग शो में भी था कि मैंने बोला था कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे रहेंगे। थोड़ा सा फ्लेट खुलता है तो बाजार जब भी नीचे आता 25,850, 25,800, तो यहाँ पे बिल्कुल एक खरीदारी के मौके हम मेरे हिसाब से ढूंढना चाहिए। बाजार जो आपने कहा कि प्रीमियम है तो बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है कि बाजार अभी भी थोड़ा सा बुलिश टोन पे ही है। हालांकि आज मंथली एक्सपायरी स्टैंड से थोड़ा सा बाजार में एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो ऊपर से देखने को मिल रही है। पर मेरे हिसाब से 25,850, 25,800 काफी अच्छे सपोर्ट लेवल लेंगे। यहाँ पे जो खरीदारी की फिर वापस से मौके देख सकते हैं। ठीक है रत्नेश जी, फिर लगे हाथ एक काम कीजिए, अपनी जरा आप ट्रेड भी बता दीजिए कि आज आप कहां पर बुलिश हैं और क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल, मेरे हिसाब से यहाँ पे आज के सत्र में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देख के सिर्फ अभी एक स्टॉक में तेजी मुझे ऐसे दिखती है। मेटल स्टॉक्स में अच्छा ब्रेकआउट कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। उसमें से टाटा स्टील में एक अच्छा ब्रेकआउट है। टाटा स्टील थोड़ा सा यहाँ पे नीचे मिलता है 178 के आसपास में, तो भी खरीद सकते हैं। 176 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के जो टारगेट दिखाई देते हैं मुझे वो 188 तक के टारगेट दिखाई देते हैं। टाटा स्टील को खरीदने की सलाह है, 188 रुपए के टारगेट, 176 रुपए का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा के चलिए। और जो दूसरा शेयर है रत्नेश की, वो भी आपके सामने हम लेकर आएंगे, वो है एचएल को बेचने की सलाह है और स्टॉप लॉस 4,760 रुपए का, टारगेट 4,660 रुपए और 4,650 रुपए का। तो एक बाय और एक सेल के रिकमेंडेशन है रत्नेश की तरफ से। रत्नेश जी, आप अब ये सीरीज तो आज कंक्लूड यहां पर हो रही है, अगली सीरीज को आप कैसे देख रहे हैं? जो वायदा की जो पोजीशंस बन रही है, आपके हिसाब से अच्छे एक्शंस कहां पर नजर आ रहे हैं? कहां पैसे बनेंगे अगली सीरीज में? मुझे ऐसा लगता है कि जो अगली सीरीज में रहेगा थोड़ा सा मोमेंटम
मिक्स रह सकता है, कंसोलिडेशन रह सकता है, पर जो अगली सीरीज में ऐसा लगता है कि हमको अभी भी थोड़ा-सा मेटल सेक्टर और प्राइवेट बैंकों में ध्यान लगाना चाहिए। तो आज की एक्सपायरी होने के बाद में थोड़ा-सा जो अगली एक्सपायरी के 1-2 दिन बाद हमको ऐसा दिखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेटल सेक्टर और थोड़ा-सा प्राइवेट सेक्टर में तेज़ी रह सकती है। ये रणनीति हो गई। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे। मान लीजिए किसी को अगर बाजार में पोजीशन लेनी हो इंडेक्स में, आगे हम देखेंगे कि ट्रेड डील वगैरह को लेकर खबरें आएंगी। ऑप्शंस के जरिए आप क्या रेकमेंड करेंगे रत्नेश जी? कौन सी कॉल आप खरीदने की सलाह देंगे? थोड़ी ऊपर वाली कॉल्स खरीद सकते हैं क्या? 26,200, 26,400 की? बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है 4 नवंबर की अगर कोई तेज़ी करना चाहे, क्योंकि अभी फेड मीटिंग का भी डिसीजन आएगा, उसमें कुछ सरप्राइज़ होता है, तो हालाँकि आपके वीक्स थोड़ा-सा ऊँचा इस कारण से तो प्रीमियम को थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। जब ये वीक थोड़ा-सा कूल ऑफ हो जाए आज की एक्सपायरी के बाद में, तब थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि अगली अगली एक्सपायरी की के लिए कॉल एक 26,200 के आस-पास में रहेगा, पर अभी थोड़ा-सा मेरे हिसाब से वीक्स ऊँचा तो 95 के आस-पास होगा, थोड़ा-सा वीक्स कूल ऑफ होता है। जब कभी ये 70 या 60 के आस-पास मिलता है, तब फिर वापस वो खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हाँ, दर्शकों के मन में जो भी प्रश्न होते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी है, आज का दिन बड़ा विशेष होता है, फिर बहुत सारी पोजीशंस फिर रोल ओवर भी होंगी और नए सौदे भी बनते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या ट्रेंड बनता है, लेकिन फिलहाल एक काम करते हैं, आप बातचीत जरा ये कर लेते हैं कि आज कहाँ पर हो रही है नई खरीदारी और कहाँ पर कट रहे हैं मंदी के सौदे। पहले करेंगे इनकी बात। तो में अगर हम ताज़ा खरीदारी की बात करें, यानी कि अगर हम लॉन्ग बिल्डअप की बात करें, तो आज हम देख रहे हैं कि जिंदल स्टील में अच्छी बाइंग हो रही है, टाटा स्टील के शेयर में तेजी है, इंडस टावर का शेयर आपको चलता हुआ दिखाई देगा, और पीवी फिनटेक एक और स्टॉक है जहां पर हम 2% के आसपास की मजबूती शेयर में देख रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी है। कोई शेयर रत्नेश जी जो आपके रडार पर इनमें से आया हो? मेटल में मोमेंटम अच्छा है और लगातार चौथे, पांचवें सत्र में मेटल इंडेक्स चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या राय होगी आपकी मेटल्स को लेकर, और कोई पसंदीदा शेयर आपका? बिल्कुल, जैसे मैंने मॉर्निंग में कॉल में दिया टाटा स्टील, तो वो एक मेरा पसंदीदा शेयर था उसमें से। उसके बाद में जिंदल स्टील जो आपने ज़िक्र करा, इसमें भी एक अच्छा मुझे ऐसा लगता है कंसोलिडेशन का एक अच्छा ब्रेकआउट अच्छी पोज़ीशन यहाँ पे बन रही है, तो एक बार सप्लाई 1085 के आस-पास में लेगा, उसके बाद में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो 1100 तक के लिए लेके जाएगा। तो जिन्होंने पोज़ीशन बनाई है, यहाँ पे पार्शियली मुनाफ़ा बाँधे, बाकी में 1060 का स्टॉप लॉस लगा है, 1085 के बाद में 1100 तक के टारगेट देख सकते हैं। पीबी फिनटेक के बारे में भी आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बढ़िया बाइंग हो रही है पीबी फिनटेक के शेयर में पिछले 4 सत्र से, और ये अपने अहम डीएमएस के ऊपर आ रहा है। एक बढ़िया ब्रेकआउट हम देख रहे हैं पीबी फिनटेक में। पॉलिसी बाजार क्या और यहां से भाव इसका गुलजार होगा? क्या नई बाइंग करनी है इसमें? पॉलिसी बाजार में बिल्कुल एक अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन एक बेस बना है। ऊपर में सप्लाई 1850, 1830 को वहां तक जाने की अभी भी थोड़ी सी ताकत रखता है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करे 1750 का और 1830, 1840 के टारगेट के लिए 1730, 1840 रुपए के टारगेट के लिए वेट कीजिए। थोड़ी दिक्कत हो रही है रत्नेश जी को, शायद अब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, कफिंग की दिक्कत हो रही है। रत्नेश जी आराम से आप सर पानी वानी पी लीजिए, धीरे धीरे शो में आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लीज़ टेक योर टाइम, अपना ख्याल आप रखिए। अगर हम शॉर्ट कवरिंग वाले अगर हम शेयरों की बात करें जहां पर मंदी हो रही थी और अब मंदी की पोजीशंस कट रही हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि केन्सटेक आज ये ऊपर आपको दिखाई देगा, और केन्सटेक के ऊपर होने की वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को सरकार ने मंजूरी दी है, और इसमें 22,900 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से खर्च हो रहे हैं। तो आप तमाम ईएमएस स्पेस में शेयरों को ऊपर जाते हुए देखेंगे। केन्स तो खैर चल ही रहा है, हम देख रहे हैं कि सिरमा एसजीएस में भी आज तेजी हम देख रहे थे। ये शेयर करीब 5% ऊपर है, लेकिन हम चूंकि फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं तो केन्स उसमें है, करीब 3% के आसपास की तेजी इस शेयर में हो रही है। केन्सटेक क्या तेजी और इसमें हम बढ़ते हुए देखेंगे रत्नेश जी?
नहीं कि शॉर्ट कवरिंग है काइंस में अभिषेक जी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी। सप्लाई के आस-पास में यहाँ पे 6,950 7,000 एक सप्लाई ज़ोन है, तो मुझे ऐसा लगता है किसी ने भी लकीली नीचे में लिया है, तो यहाँ पे ज़रूर एक मुनाफ़ा बाँध लेना चाहिए। मुनाफा बांध लेने की सलाह है केन्स टेक में। आज हम देख रहे हैं कि पाइप वाली जो कंपनीज हैं उनमें अच्छी बाइंग है। एस्ट्रल में अच्छी तेजी हो रही है। इसके अलावा हम देख रहे थे कि एक और कंपनी है वेल्सपन कॉप, उसमें भी तेजी हो रही है। एस्ट्रल परफॉर्मेंस एस्ट्रल का बढ़िया रहा है। आपकी सलाह एस्ट्रल को लेकर रत्नेश जी, डिसेंट हमने मूव देखा है अगर हम पिछले महीने भर की बात करें तो। एस्ट्रल में देखें तो कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है, एक कंसोलिडेशन चल रहा है, पर अभी किसी भी तरह का रिवर्सल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये 1500 के ऊपर नहीं निकलता, जब तक कि इसमें थोड़ा-सा अभी किसी तरह का रिवर्सल नहीं बनेगा, तो 1500 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग की मेरी तरफ से सलाह रहेगी। तब स्टॉप लॉस लगाएंगे 1450 का, फिर टारगेट 1580-1600 तक के लिए बन सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रल को लेकर ये व्यू। चलिए छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे उन शेयरों की जो आज हो रहे हैं मंदी के शिकार, जहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं और जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट किए जा रहे हैं, उनकी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एफएनओ जंक्शन में। और थोड़ी देर में रत्नेश जी से समझेंगे कि आज जो शेयर बिकवाली के शिकार हो रहे हैं और जहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं उनकी बातचीत करेंगे। लेकिन एक कमजोरी का शेयर आज है बाटा। एक टाइम था कि ये शेयर एफएनओ का पार्ट हुआ करता था, हालांकि बाद में एफएनओ से इसको बाहर किया गया, लेकिन शेयर में आज फिर से 5% की गिरावट हम देख रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि नतीजे इसके कमजोर आए हैं और बैक टू बैक लगातार कमजोर नतीजे आए हैं। आप देखेंगे तो ये अंडर परफॉर्मर एक शेयर है, साल भर में भी आपको नेगेटिव रिटर्न ही दिखाई देंगे इसमें 20-22% के आसपास की। तो ये शेयर कमजोर क्यों है, नतीजों में ऐसा क्या खराब है? और दूसरी चीज ये है कि ब्रोकरेजेस ने इसको डाउनग्रेड किया क्या है, ब्रोकरेजेस क्या कंसर्न्स हाईलाइट कर रहे हैं नतीजों के बाद कंपनी के फाइनेंशियल में, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ गई हैं। स्नेही बताइए, बाटा इंडिया क्यों टूट रहा है शेयर ये? जी बिल्कुल, अगर हम बाटा इंडिया के बारे में बात करें तो स्टॉक पर आज काफ़ी दबाव है और ये वीकर देन एक्सपेक्टेड Q2 अर्निंग्स के दम पर है। जो इनके अर्निंग्स आए हैं सारे ही मेट्रिक्स पर, रेवेन्यू, एबिटा, पैट और एबिटा मार्जिन, ये स्ट्रीट की उम्मीद से कम है। अगर हम कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू आया है 801 करोड़ पर, लगभग 4.5% का एक डाउनटेक है। स्ट्रीट की उम्मीद थी 862 करोड़। नेट प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा कट, 73% का कट हमने देखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ये नंबर आया है 14 करोड़ कंपेयर टू जो 52 करोड़ का आंकड़ा था दिस टाइम लास्ट ईयर। एबिटा के बारे में बात करें तो 145 करोड़, लगभग 16.5% का कट है यहाँ पर भी देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन में भी काफ़ी हमने श्रिंक होते हुए देखा है। ये नंबर एट 18.1%। अगर हम 20.8% की तुलना करें जो ये टाइम लास्ट ईयर इस क्वार्टर में जो उनका नंबर था। मैनेजमेंट की कॉमेंट्री के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू पर जो असर हुआ है वो डिफरमेंट की वजह से हुआ है। जो कस्टमर्स ने अपने परचेजेस डिफर कर दिए थे जीएसटी के अनाउंसमेंट सुनने के बाद, इस उम्मीद में कि जीएसटी कट लागू होने के बाद उनकी परचेजेस सस्ती हो जाएंगी, इसके दम पर कई कस्टमर्स और डीलर्स ने अपनी परचेजेस डिले या डिफर कर दी थी। उसके दम पर रेवेन्यू में थोड़ा सा हमने दबाव देखने को मिला है। उनका एक बड़ा वेयर हाउस है, वहाँ पर भी जुलाई में एक डैमेज हुआ था, तो उसके दम पर भी थोड़ा सा असर है। हायर मार्कडाउन प्राइसेस उन्होंने देखा है। उन्होंने फेस्टिव पीरियड में जो उनका इन्वेंट्री क्लियरेंस किया नए जीएसटी कट के पहले, वहाँ पर भी मार्कडाउन प्राइसेस हुए थे और मार्केटिंग स्पेंड्स भी काफ़ी हाई थे, तो इसके दम पर एबिटा पर असर हुआ है। पर वो कहते हैं कि फेस्टिव सीजन में उन्होंने डिमांड रिकवरी की कुछ साइंस देखी है और डिमांड रिवाइवल की भी उम्मीद है। और वो कहते हैं कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स जिनके ब्रांड्स है हश, पपीज़ और पावर, वहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और सेकेंड क्वार्टर में उन्होंने 30 फ्रेंचाइज स्टोर्स 30 स्टोर्स ऐड किए हैं। ब्रोकरेजेस का अगर हम कहना देखें, इसके अर्निंग्स पर ब्रोकरेजेस की क्या राय है? सिटी ने अपना सेल रेटिंग बरकरार रखा है, बट उन्होंने टारगेट प्राइस कट कर दिया है। 850 रुपये प्रति शेयर से अब 750 रुपये प्रति शेयर का सिटी का टारगेट प्राइस हो चुका है। उन्होंने FY26 से लेकर FY28 के अर्निंग्स एस्टिमेट्स भी 3 to 4% से, रेवेन्यू एस्टिमेट्स और EPS एस्टिमेट्स 16 से 24% तक कट किए हैं।
एक्सिस कैपिटल अपना रिड्यूस स्टांस बरकरार रखता है, टारगेट प्राइस 1160 रुपये प्रति शेयर। तो इन सारे फैक्टर्स के वजह से जो वीक Q2 नंबर्स हुए हैं उसके वजह से आज स्टॉक पर काफ़ी दबाव है। ठीक है, तो डाउनग्रेड से पहले कमज़ोर नतीजे, प्रॉफिट में भारी गिरावट, ये तमाम चीज़ें हैं और बाटा काफ़ी टाइम से ये कंपनी स्ट्रगल कर रही है और मार्जिन को प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इनके लिए हो रहा है और हम देख रहे हैं कि 4% ये शेयर नीचे है, 1120 रुपये के आसपास का भाव है। रत्नेश जी, बाटा क्या और नीचे जाएगा? और मान लीजिए किसी के पास अगर शेयर हो, क्या निकल जाना ही बेहतर है बाटा के शेयर से? हाँ बिल्कुल, इसमें अभिषेक जी कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन दिख रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है बाजार के साथ में। तो अगर किसी के पास में तो मेरी तरफ से कब यहाँ पे वैसे तो निकल ही जाना चाहिए, पर एक फाइनल स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 1050 रुपए का। अगर उससे नीचे जाता है तो मध्य और गिरा सकती है। तो अगर कोई यहाँ पे नहीं निकलना चाहता तो फाइनल स्टॉप लॉस 1050 का लगाए अपनी पोजीशन पे। बाटा को लेकर ये व्यू। और चलिए अब ये समझ लेते हैं कि कहां पर हो रही है एफएनओ में आज ताजा बिकवाली। अगर हम बिकवाली की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि पेट्रोनेट एलएनजी में कमजोरी है, टाटा पावर का शेयर कमजोर दिखाई देगा, ग्लेनमार्क में नरमी है और इसके अलावा थोड़ी सी नरमी हम देख रहे हैं कि ऑरविंदो फार्मा के शेयर में भी दिखाई देगी। लेकिन कोई ज्यादा कमजोरी इनमें नहीं है एफएनओ की। अगर हम फ्रेश शॉर्ट्स वाले अगर हम शेयरों की बात करें, कोई शेयर जहां पर आपको स्ट्रक्चर वीक होता नजर आ रहा हो और यहां से गिरावट बढ़ती हुई दिख रही हो रत्नेश जी इन शेयरों में? बिल्कुल, इसमें अगर कोई इसमें फ्रेश गिरावट तो खैर हाल फिलहाल ये सब नीचे कंटिन्यू अपने लोअर लो पे चल रहा है, बेस के पास में चल रहा है। तो अभी एकदम से बड़ी गिरावट तो इसमें नहीं दिखेगी, पर ये है कि आरो फार्मा अगर 1070 के नीचे जाता है थोड़ी सी गिरावट वो बढ़ सकती है 1050 तक के लिए, 1090 के स्टॉप लॉस से। अरविंदो फार्मा के लिए ये व्यू हो गया। जहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं उनकी जरा बातचीत कर लेते हैं। सिंजीन हो गया, आईएक्स में हम कमजोरी देख रहे हैं, डॉक्टर रेड्डीज क्योंकि इसके नंबर्स थोड़े से नरम आए थे और आज भी हम देख रहे हैं कि शेयर जो है हल्की सी गिरावट पर ये कारोबार कर रहा है। हालांकि लोअर लेवल से संभलने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज वैसे कोई दिक्कत तो इसमें रही नहीं है। डॉक्टर रेड्डीज छोड़ देते हैं, इसमें मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कोई प्रेशर आएगा। बजाज ऑटो पर एक राय आपसे चाहिए रत्नेश जी। बजाज ऑटो रिकवरी वाले फेज में शेयर आ गया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा नीचे आया है। कोई स्ट्रक्चर में तो आपको वीकनेस नहीं दिखाई दे रही इसके ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शेयर कोई ज्यादा नीचे जाने वाला है ये। बिल्कुल, बजाज ऑटो में एक अच्छी तेजी हमने को देखने को मिली थी। हमने भी कई बार रिकमेंड करा आपके चैनल पे। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 8900 के आसपास में कहीं पे आता है, 8900 के आसपास में आता है तो एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वहां पे खरीदारी के हम ध्यान लगा सकते हैं 830 8840 के स्टॉप लॉस से। आपने क्या बताया बजाज ऑटो के लिए? 8900 के आसपास में आता है अभिषेक जी, तो वहां पे जरूर खरीदारी के ध्यान लगा सकते हैं 8830 के स्टॉप लॉस से। फिर हमको 91100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अच्छा ठीक है, 8830 का स्टॉप लॉस, 9058 रुपए का भाव फिलहाल ये है। थोड़ा नीचे है तो आप इसमें बाइंग कीजिए बजाज ऑटो में, कोई दिक्कत की बात ऐसा इसमें है नहीं और ठीक ठाक रफ्तार से ये शेयर ऊपर आया है। हालांकि देखते हैं हम लोग कि अब ये 9000 साढ़े 9000 के रेंज में जाके थोड़ा अटकता जरूर है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती है, लेकिन मोमेंटम इसमें अच्छा लग रहा है बजाज ऑटो के शेयर में। चलिए इसके साथ इस शो को यहीं पर समेटने का समय भी हो गया है। रत्नेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके सवाल यूरो स्टॉक्स में। नमस्कार।